अगर पेंशन सरकारी नौकरी में नहीं होगी तो लोग सरकारी नौकरी में आना नहीं चाहेंगे। बहुत लिमिटेड तनख्वाह होती है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज के अंदर जीवन में गुजर बसर करनी होती है, लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि बुढ़ापे के बाद सरकार हमें संभाल लेगी, हमारे इलाज का पैसा दे देगी, हमको रोटी का पैसा मिलेगा। यदि वो भी नहीं होगा तो फिर सरकारी कर्मचारी काम क्यों करेगा? एक बात। दूसरी बात, पेंशन बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? जब हम अंग्रेजों के समय में भी पेंशन लेते थे, 70 साल कांग्रेस का राज रहा, तब भी हमें पेंशन मिलती रही। तब हम ये कहते थे कि हमारा देश जो है गरीब है, विकास की अवस्था में है। आज हम ये नारा बुलंद करते हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश मजबूत है, हम विकासशील राज्यों में सबसे ऊंचे स्थान पर आते हैं, तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे? सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठा रहा है, सरकारों से विनती कर रहा है, अपील कर रहा है कि हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दी जाए, उसमें हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, हमें उसमें कोई समीक्षा नहीं चाहिए, और मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए मुझे गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? सरकारें कैसे चलेंगी, देश कैसे चलेगा यदि शिक्षक, चिकित्सक सब अपने घर में बैठ जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे? कैसे देश संभालेंगे? आज आईएएस से लेकर पियोन तक सबको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आराम क्यों भाई? आप तो समाज सेवी हैं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। आपके संविधान के तहत पेंशन कि वही देश पर राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे पास। इतना आसान नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे और संविधान बदल दिया जाए। नमस्कार साथियों, आज दिल्ली के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया जा रहा है, एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जो जितने भी कर्मचारी संघ के कर्मचारी है, सारे लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं पेंशन योजना को लेकर के। जो 2004 में जो अटल जी की सरकार थी, यानी बीजेपी की जो सरकार थी, उन्होंने सारे कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया था। तो उसी के लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चल के बातचीत करते हैं जो आने वाली जो सरकार है या मौजूदा जो सरकार है, वो पेंशन को लेकर के क्या कुछ उनका रवैया रहने वाला है। मैम, आप लोग पेंशन को लेकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब लिखेंगे आसमां पे इनकलाब, ज़मीं पर एनपीएस देने वालों के खिलाफ। आज मौलाना आज़ाद के एलटी ऑडिटोरियम में हम सभी सरकारी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को हम लोग महारैली रखने जा रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। हमने सरकार से अपील की है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए। अब भारत का सभी सरकारी कर्मचारी हर वर्ग से यहाँ उपस्थित है, और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। हालांकि नेताओं को नई पेंशन नहीं मिलती है, उनको पुरानी पेंशन मिलती है, और नेता जो लोग हैं वो एक एक नहीं 8-8, 9-9 पेंशन लेते हैं, और हम लोग पूरा जीवन सरकार को देते हैं। 30 साल के बाद जब हम लोग अपना 60 साल की रिटायरमेंट होती है, 34 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद के यूज़ एंड थ्रो करेंगे? भाई, हम सरकारी कर्मचारी, हम देश चलाते हैं, देश की सेवा करते हैं। पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर पेंशन सरकारी नौकरी में नहीं होगी तो लोग सरकारी नौकरी में आना नहीं चाहेंगे। बहुत लिमिटेड तनख्वाह होती है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज के अंदर जीवन में गुजर बसर करनी होती है, लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि बुढ़ापे के बाद सरकार हमें संभाल लेगी, हमारे इलाज का पैसा दे देगी, हमको रोटी का पैसा मिलेगा। यदि वो भी नहीं होगा तो फिर सरकारी कर्मचारी काम क्यों करेगा? एक बात। दूसरी बात, पेंशन बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? जब हम अंग्रेजों के समय में भी पेंशन लेते थे, 70 साल कांग्रेस का राज रहा, तब भी हमें पेंशन मिलती रही। तब हम ये कहते थे कि हमारा देश जो है गरीब है, विकास की अवस्था में है। आज हम ये नारा बुलंद करते हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश मजबूत है, हम विकासशील राज्यों में सबसे ऊंचे स्थान पर आते हैं, तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे? लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से हम इतने रिटायर को पेंशन दे पाएंगे। देखिए, ये सरकारों की दकियानुकुसी चालें हैं, बेवजह की बातें वो करते हैं। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो सरकारी कर्मचारी को छोड़कर जो नेता वो 8-8, 9-9 पेंशन लेता है, तो पैसा कैसे आ जाता है? साथियों, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से पूरे देश को कि सरकारी कर्मचारी 12 महीने काम करता है और सिर्फ 10 महीने की तनख्वाह लेकर घर में जाता है। 2 महीने की तनख्वाह वो टैक्स के रूप में जमा कर देता है। इसके अलावा 10% तनख्वाह हम हर महीने अपने कटवाते हैं एनपीएस वाले। वो 10% यदि मेरा कटता है, 15,000 यदि मेरा कट रहा है, तो आप समझिए लाखों सरकारी कर्मचारी, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? उनका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। भाई, आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, हमारा पैसा सरकार रखे, सरकार उसका ब्याज रखे और ब्याज के तौर पर ही हमें पेंशन दे दे। सरकार क्लियर मेंशन कर कह दी है ना, जो हमारे पास उतना रिटायर कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है।
सरकार का पैसा नहीं ले रहे हैं, अपने मेहनताना ले रहे हैं सर। वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी तनख्वाह का 10% हर बार महीने में कटवाती हूँ। मैं मेरा पैसा सरकार ने शेयर मार्केट में लगा दिया है एनपीएस का नाम लेकर, जिसे एनपीएस हम कह रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें पेंशन नाम का कोई वस्तु नहीं है कि स्कीम है। उस स्कीम में कोई क्लैरिटी भी नहीं है। उस स्कीम का पैसा कहाँ जाता है, कब हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठा रहा है, सरकारों से विनती कर रहा है, अपील कर रहा है कि हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दी जाए, उसमें हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, हमें उसमें कोई समीक्षा नहीं चाहिए। और मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए मुझे गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? सरकारें कैसे चलेंगी, देश कैसे चलेगा यदि शिक्षक, चिकित्सक सब अपने घर में बैठ जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे? कैसे देश संभालेंगे? आज आईएएस से लेकर पियोन तक सबको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आराम क्यों भाई? आप तो समाज सेवी हैं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। आपके संविधान के तहत पेंशन नहीं बनती, हमारी बनती है। आप जब मर्जी बैठ के अपने डीए बढ़ा लेते हैं, तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, और हम लोगों का अभी 7वां वेतन चल रहा है, 8वें पेंशन के नाम से सबने हाथ खड़े कर दिए। सरकारी कर्मचारी देश पर भारी पड़ रहा है। आप सोचिए सरकारी कर्मचारी है ही कितने, नौकरियां हैं ही कितनी। मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारी है जो अपनी सुरक्षा मांग रहा है सरकारों से, अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहा है सरकारों से। उन्हें देने में दिक्कत क्या है? सरकार के मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ के रोजगार की बात हुई थी। लोगों को लग रहा है जो मिल भी गया है अब, क्योंकि आवाज़ तो उठता हुआ दिख नहीं रहा है। ये तो नवयुवक आज के जिनके पास रोजगार नहीं, वो अपना आवाज़ उठाएं, वो बुलंद करें। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि आज देश के हर वर्ग से, चाहे अस्पतालों से लीजिए, जामिया से है, पूसा से है, शिक्षा विभाग से हैं, अन्य और भी सरकारी कर्मचारी विभागों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सब लोग आज ये मीटिंग कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को महारैली होगी और पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल चाहिए। नहीं देंगे तो सरकारों को कानों को खोलना होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जब सड़क पर उतरता है तो सब जानते हैं कि देश में एक दुर्भाग्य होगा, काले अक्षरों में सरकारों का नाम लिखा जाएगा। आप कह रहे थे कि संवैधानिक अधिकार है हमारा पेंशन, लेकिन संविधान को तो आए दिन हटाने की बात किया जाता है। संविधान का हर दिन कानून बदलता है, संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, तब कैसे आप लोग संविधान की राइट्स की बात? सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर बुलंद आवाज करके एक ही बात कर रहा है कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन बहाल करेगा, जो पेंशन बहाल करेगा, या तो देखिए पेंशन मिलेगी या सरकारें यही रहेंगी। और 5 राज्यों में दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं उन सरकारों का जिन्होंने सरकारी कर्मचारी के दर्द को समझा है, उनके बुढ़ापे की लाठी उनको लौटाई है। हम उनका नमन करते हैं। और यदि वो सरकारें दावा करती हैं कि दिल्ली में हमें पेंशन देंगी, तो हम तो कह रहे हैं कि वही देश पर राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जी। जिस संविधान को लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संविधान को तो आजकल बदलने की बात हो रहा है ना? अभी बात हो रही है, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे पास। इतना आसान नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे और संविधान बदल दिया जाएगा। ये देश है, विश्व गुरु की उपाधि पर है। हर एक बच्चा अपने आप में बहुत धुरंधर है, अपने आप में सरकारी कर्मचारी बहुत मजबूत हैं, और इतना आसान ना होगा कि संविधान को बदला जाएगा। ये संविधान बहुत सोचकर समझकर हर वर्ग को, हर तबके को, हर क्षेत्र को उनके हक अधिकार के लिए दिया गया है। सबको समानता अधिकार की बात की गई है, इतना आसान ना होगा। मोदी सरकार का जो नारा है भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? भारत विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा है सर। मैं बता दूं, हजारों वर्ष पूर्व से पहले ही भारत विश्व गुरु था, और विश्व गुरु है, और विश्व गुरु रहेगा। इस देश ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा दिए हैं, बड़े बड़े गुरु दिए हैं। कृपाचार्य की देखिए आप, द्रोणाचार्य देखिए, और अनगिनत। यहाँ राम कृष्ण इकबाल की भूमि है ये। इतना आसान ना होगा कि वो विश्व गुरु वो बनाएंगे, उनकी ताकत नहीं है। विश्व गुरु बनाने वाले शिक्षक होते हैं, सदैव चिकित्सक होते हैं, वो विश्व गुरु बनाते हैं। नेता विश्व गुरु नहीं बनाते हैं। आप पेशे से टीचर है तो कुछ शिक्षा पे बात कर लेते हैं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है अभी कैसा है? देखिए, हम सभी जानते हैं अभी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें भारत का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो शिक्षा का स्तर अभी हमें बहुत उठाने की आवश्यकता है। शिक्षकों को सम्मान देने की आवश्यकता है। शिक्षकों का स्वाभिमान बरकरार रहे, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा का स्तर उठाने के लिए तो बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, वैसे वैसे देश विकसित और समृद्ध होगा, और वैसे ही देश जो है विश्व गुरु की उपाधि पर एक बार फिर से आएगा। मतलब शिक्षा का स्तर खराब है, स्कूल में बिना टीचर
टीचर के ही बच्चे पढ़ करके पास हो रहे हैं, लेकिन भारत विश्वगुरु बन रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिना टीचर के पढ़े पास हो रहे, लेकिन शिक्षा में अभी बहुत विस्तार की, विकास की गुंजाइश है। बहुत एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो हमें करने की आवश्यकता है, पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। दिल्ली में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि नए बदलाव आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सभी के पास कौशल होगा, सभी के पास नौकरी होगी, सभी के पास शिक्षा होगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि 12वीं तक 20-20 साल तक बच्चा विश्वविद्यालय में बैठता है, अभी तक नौकरी के लिए हम तैयार नहीं कर पाते। शिक्षा का स्तर कुछ इस प्रकार हो कि यदि 5वीं तक भी बच्चा है तो उसे भी रोजगार मिल जाए, वो भी हाथ का हुनर ऐसा कुछ करे कि वो कमाने के लायक हो जाए। और 10वीं तक आए तो बच्चा और भी उसके ऊपर मैकेनिक बन जाए, कार ठीक करने लग जाए, मोबाइल ठीक करने लग जाए, बिजली का काम करे, घरेलू यंत्रों को ठीक करने लग जाए। बहुत सारे रोजगार उसके पास हो सकते हैं। और आगे यूनिवर्सिटी में जाए तो बड़े बड़े आविष्कार करने लग के साथ में वो हो सकता है। आमतौर पर एक जो शिक्षक की जो ड्यूटी होती है वो कितना टफ है या कैसे है, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, तलवार की धार पर चलने जैसी शिक्षक की ड्यूटी होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। ये कोई फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं है कि एक आध खराब होगी तो कोई बात नहीं। एक एक बच्चे का भविष्य हमारे हाथ में होता है। उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उनके चरित्र के, आचरण की, उनके व्यवहार की जिम्मेदारी हमारी होती है। एक एक बच्चा जो है वो अच्छा नागरिक बन सके, इसका हम पूर्ण प्रयास करते हैं। जितना हो सकता है उनको सिखाने का, जो भी हमारे पास नियम के आधार पर जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं, पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ हम अपने बच्चों के साथ न्याय करते हैं। जो भी उनका खेल का कार्यक्रम है या उनके मनोरंजन का कार्यक्रम है या बच्चों के संपूर्ण विकास की बात है, उसमें हम अग्रिम श्रेणी में खड़े होते हैं और पूर्ण दम लगा देते हैं। क्योंकि हम अध्यापक और हम ये कहते हैं कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमा बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं हम। क्या इस देश में टीचर को जो जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान रूपी टीचर है, बिल्कुल दिया जा रहा है सरकार? नहीं, सम्मान के लायक टीचर है, सम्मान नहीं दिया जा रहा वो और बात है। लेकिन आज तो हम सब देख ही सकते हैं, जो जिस पद पर है उसको सम्मान अभी नहीं मिल रहा है। हम देखें, देश का तीसरा चौथा स्तंभ मीडिया है, वो अपने पद पर ना होकर उसको भी कितना सम्मान मिल रहा है। आज स्थितियाँ बदली हैं, स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। जो जिस कार्य की आवश्यकता थी वो कार्य अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ फिर सम होंगी, इसी उम्मीद के साथ हम लोग हैं। और हम अपनी अध्यापक पूरी जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि जैसे जैसे आगे समय अच्छा होता जाएगा, कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली।